मैंने कहा था थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ के आइएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। और फिर हम आज क्वेश्चन करेंगे। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रेलवे के हर एक एग्जाम में, चाहे वो रेलवे एएलपी का एग्जाम हो या फिर आपका रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं और थोड़े से लेवल के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। लेवल इन द सेंस कि आपको बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आपको समझ में आएंगी। वही सारी चीजें एक एक करके देखो। पहले थोड़ा सा मैं कांसेप्ट बता रही हूं आज, फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कुछ कांसेप्ट क्वेश्चंस के साथ ही बता पाऊंगी मैं, तभी आप समझ पाएंगे। ऐसे बीच में जो समझाऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो कुछ कांसेप्ट स्टार्टिंग में बता रही हूं, कुछ क्वेश्चंस के साथ-साथ हम कांसेप्ट पढ़ेंगे। भले आज की क्लास में मुझे लगता है 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन हमें हर एक क्वेश्चन के आप बताओगे, हर एक क्वेश्चन के कांसेप्ट बिल्कुल बताना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, इसलिए बेटा ठीक है। चलो जब स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। एटम क्या होता है आप सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स पे सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स जो सबसे छोटी चीज से मिलकर बनी हुई होती है, उसी सबसे छोटे स्ट्रक्चर को हम एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अगर एटम की बात करती हूं मैं, परमाणु की बात करती हूं, तो इस डिजिटल बोर्ड के इतने से हिस्से में बहुत सारे आपको लाखों करोड़ों एटम्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक वैसे ही मेरे बॉडी में इतना सा पार्ट आप निकालोगे, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे रखोगे तो आपको सेल्स मिलेंगी। तो लिविंग बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? सेल या कोशिका। और नॉन लिविंग थिंग्स की, निर्जीव वस्तुओं की सबसे छोटी इकाई एटम यानी परमाणु कहलाता है। हम परमाणु को कैसे, एटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप जानते हो कि एटम के सेंटर में होता है उसका न्यूक्लियस, इसे बोलते हैं इसका न्यूक्लियस नाभिक। और नाभिक में रहते हैं दो सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के जो दो उपभाग है, जिसमें से एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? आप चाहे ऐसे लिख लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहते हैं? उसके न्यूक्लियस में, उसके नाभिक में। और इस न्यूक्लियस के बाहर की तरफ ऐसे बेटा गोल गोल सर्कुलर पाथ होते हैं, इन्हें कहते हैं हम ऑर्बिट। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्बिट कहा जाता है, कक्ष कहा जाता है। मैंने कहा न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर जो गोल गोल चक्कर आप बनाते हो, जो सर्कुलर पाथ बनाते हो, उन्हें ऑर्बिट या कक्ष कहा जाता है। और इन कक्षाओं में कौन रहता है? तो इनमें रहता है इलेक्ट्रॉन। इनमें क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली एटम के तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये बच्चों वाली बातें हैं, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं इन चीजों को, ठीक है। जब हम बात करते हैं ऑर्बिट की, तो बेटा इन ऑर्बिट को नाम भी दिया जाता है। इन्हें आप ऑर्बिट भी बोलो या इन्हें शेल बोलो, बात एक ही है। इन्हें कक्षाएं बोलो या इन्हें कक्ष बोलो, बात एक ही है। 2D मॉडल में इन्हें ऑर्बिट या शेल कहा जाता है। जो न्यूक्लियस के पास वाली शेल होती है उसका नाम होता है K, उसके बाद वाली को L, उसके बाद वाली M, ऐसे N O P ऐसे चलती रहती है। तो नाभिक के चारों तरफ जो गोल चक्कर होते हैं उसे ऑर्बिट या शेल कहते हैं। और जो सबसे आउटर शेल होती है उसका नाम क्या पड़ता है? उसे हम वैलेंस सेल कहते हैं। ये सारी चीजें पढ़ा चुकी हूं मैं, ठीक है। जो सबसे बाहरी कक्षा है उसे संयोजी कक्षा या वैलेंस सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाली K, उसके बाद L, उसके बाद M, उसके बाद N, ऐसे ऑर्बिट चलते रहते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन, ऑर्बिट चलते रहते हैं। और इन्हीं ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और नाभिक में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। जब हम इन ऑर्बिट और शेल की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं 2D मॉडल की। 2D मॉडल में इन्हें ऑर्बिट या शेल कहा गया है। अभी हम थोड़ी देर के बाद 3D मॉडल की बात करेंगे। प्लीज सारी चीजें सुनते जाइएगा, क्योंकि आज अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आपके क्वेश्चंस यहाँ के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे आगे के। इसलिए प्लीज थोड़ा सा मैं आपको ये जो बता रही हूं ना बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको समझ लो ध्यान से, वरना आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं किसी भी ऑर्बिट में? उसको निकालने के लिए आप बताओगे बेटा एक फार्मूला होता है जिसे बोला जाता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, जहां पे n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। इस ऑर्बिट का नंबर है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षक का नंबर है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षक का नंबर या कक्षा का नंबर है, जहां पर ये क्या है? कक्ष की संख्या है। अब बच्चों जो न्यूक्लियस के सबसे बाहर होता है, नजदीक होता है, उसको 1 बोलते हैं। K के लिए n का वैल्यू 1 होता है, L के लिए 2 होता है, M के लिए 3 होता है, N के लिए 4 होता है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला ये है 2n स्क्वायर। तो आप रख दीजिए 2 इंटू n का वैल्यू जब 1 रखोगे K के लिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो आप बताओगे यहाँ पर 2। इसका मतलब K शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। L में कितने आएंगे बेटा? L के लिए n का वैल्यू 2 है, तो 2 गुणा 2 और 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 8। M में क्या होगा? M के लिए n की वैल्यू 3 होगी, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर आप निकाल लोगे 18 होता है। फिर n के लिए निकाल लोगे 2 इंटू 4 और यहां से क्या आ जाएगा? 32 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बना आपका इस डिजिटल बोर्ड की स्लाइड से? पहला क्वेश्चन बना कि एटम के कितने सब एटॉमिक पार्टिकल? 3। आप क्या बताओगे बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 होते हैं। न्यूक्लियस में उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बाहर जो गोल गोल चक्कर होते हैं उन्हें ऑर्बिट या शेल कहते हैं 2D मॉडल में। और जब हम बात करते हैं इन ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो इनको भरने के लिए एक फार्मूला है, उन्हें ऑर्बिट या शेल कहते हैं 2D मॉडल में। और जब हम बात करते हैं इन ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, तो इनको भरने के लिए एक फार्मूला है जैसे 2n स्क्वायर कहा जाता है। K के लिए n का वैल्यू 1 होता है, जितने नंबर की शेल है वही उसका n बन जाएगा। तो यहां पर पहला शेल कौन सा है? K। तो K के लिए n का वैल्यू 1 है, L के लिए वैल्यू 2 है, M के लिए 3 है, N के लिए 4 है। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ गई कि K में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हो, L में 8 भर सकते हो, M में 18 भर सकते हो, N में 32 भर सकते हो। ऐसे आपको जितने भी नंबर की शेल दे दे आप निकाल दोगे। अब बच्चा ये तो हो गया 2D मॉडल। अब 3D मॉडल आया था इसके बाद। तो 3D मॉडल में क्या कहा गया था? इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। 3D मॉडल में कहा गया कि ये जो आप ऑर्बिट बोल रहे हो ना, और थोड़ा सा इधर लिखती हूं, इस स्लाइड को आगे लेके चलो। 3D मॉडल में क्या कहा गया? क्योंकि ये बीच में रिलेशन पूछता है, रेलवे में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3D मॉडल में कहा गया कि ये जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया? कक्ष या सेल। इनको अगर आप आगे डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हुए होते हैं सब ऑर्बिट्स में। किसमें? सब ऑर्बिट्स में। हिंदी में कहा जाता है उपकक्ष। जब सब ऑर्बिट की बात की गई थी तो तब की गई थी 3D मॉडल में। 2D मॉडल में माना गया था ऑर्बिट को और 3D मॉडल में माना गया था सब ऑर्बिट को। और ऐसा कहा गया था कि ऑर्बिट को सेल कौन कौन से हैं? K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया। K कितने नंबर की है? 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की। तो 3D मॉडल में कहा गया कि जो K शेल है या K ऑर्बिट है उसमें एक ही सब ऑर्बिटल होता है, ऐसे एक ही सब ऑर्बिटल है, उसका नाम S है। पेटीएम पर 112 रुपए प्राप्त हुए।
में कहा गया कि 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं m में s p d, और ठीक इसी तरीके से n में कहा गया कि 4 सब ऑर्बिटल्स होते हैं s p d f। अब बच्चों मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि रेलवे ने प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कॉमन हर शिफ्ट में डाल रखा। क्या डाल रखा अभी बताने वाली हूं, पहले सुन लो। 2D मॉडल में बात की गई थी ऑर्बिट की, कक्ष की या सेल की कक्षाओं की। सेल को हिंदी में कक्षा कह देते हैं। और कक्षा कौन कौन सी? न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाली K, उसके बाद वाली L, उसके बाद वाली M, उसके बाद वाली N। तो K 1 नंबर का शेल है, L 2 नंबर का शेल है, M 3 नंबर का है, N 4 नंबर का है। इतनी बात किसी को भी समझ में ना आया तो आप बोल दो, ठीक है। बाद में 3D मॉडल में कहा गया कि जो ये K ऑर्बिट है उसके अंदर एक ही सब सेल है, इसके अंदर एक ही सब ऑर्बिट है या सब सेल है, एक ही उपकक्षा है जिसका नाम S होता है। L के अंदर 2 होती है तो नाम SP होता है, M के अंदर 3 होती है तो SPD होता है, और N के लिए SPDF। SPDF। जब हम अब इनका रिलेशन निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, यहां से K इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो S के साथ, तो क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 1S। ये रिलेशन है 2D मॉडल का 3D मॉडल के साथ, जो एग्जाम में पूछा जाता है कि K को 3D मॉडल में इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1S। नेक्स्ट लिखो L को कैसे लिखेंगे, 2S 2P। गुणा करना है इस 2 को S से, गुणा करना है 2 को P से, तो क्या आ जाएगा 2S 2P। M का बोलो जल्दी से, क्या आ जाएगा 3S 3P 3D। सही चल रहा है मामला, लिख दोगे। F का बोलो, F कैसे लिखोगे, 4S 4P 4D 4F। ये रिलेशन है बेटा 2D मॉडल का 3D मॉडल के साथ, ऑर्बिट का सब ऑर्बिट्स के साथ ये रिलेशन है बेटा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ जी राकेश, बिल्कुल आता है बेटा। ऑफ बाउंड नियम की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, अभी प्लीज इन सारी चीजों को छोड़ दीजिएगा, है ना। चलो अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आपसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि K का 3D रिलेशन क्या है, 1S। L का 3D रिलेशन क्या है, 2S 2P। M का क्या है, 3S 3P 3D। ये एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल को। तो K के लिए नंबर ऑफ शेल 1 होता है, L के लिए 2 होता है, M के लिए 3 होता है, और F के लिए 4 होता है। अब बच्चा जब हम SPDF की बात करते हैं, SPDF की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सब ऑर्बिट्स की। KLMN की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, शेल की बात करते हैं। बात दिमाग में बैठ गई होगी खोपड़ी में बहुत आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा N तो आप ही लिख लो ना, N ऐसे लिखा, वो कोई बात नहीं, तो माइनर सा लिखा गया होगा गलती से। चलो अब बात करते हैं कि KLMN में तो पता लग गया आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2n स्क्वायर फार्मूला से आप निकाल लेते हैं। SPDF में जहां जहां S और सब ऑर्बिटल्स है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप 2। S में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, एक इस तरीके से एक इस तरीके से, तो X में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, S में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। P में भरे जाते हैं बच्चा 6, क्योंकि 3 सब ऑर्बिटल है, और P में जब बात करेंगे P की तो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरा जाता है 6, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, वो आगे की बात है, वो सब छोड़ दो। D में कितने भरे जाते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और F में भरे जाते हैं 14। तो इस तरीके से सब ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी जाती है, ठीक है। SPDF, SPDF का मतलब क्या हो गया, आप 3D मॉडल की बात कर रहे हो। KMLN का मतलब क्या हो गया बेटा, आप बताओगे आप किसकी बात कर रहे हो, 2D मॉडल की बात कर रहे हो। तो एक बार रेलवे ने क्वेश्चन उठाया कि जो सब ऑर्बिट, जो ऑर्बिट है उनको 3D मॉडल में क्या कहा गया, तो उसे सब ऑर्बिट कहा गया। शेल को सब शेल या उपकक्षक या उपकक्षाएं कह दिया गया, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10, F में 14। ये इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इस तरीके से। ये रिलेशन है, अगर ये रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आपको रिलेशन निकाल के बता देना है। कुछ बातें तो आपको ये याद रखनी है, ये पहला कॉन्सेप्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है, जो आज की क्लास में क्वेश्चन भी आएंगे, वो आता है बच्चा आइसोटोप्स से। आइसोटोप्स जिसे हिंदी में कहा जाता है समस्थानिक। अब आइसोटोप्स जानने से पहले मैं सब पढ़ाऊंगी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो न्यूट्रॉन, सब बताऊंगी आपको। थोड़ी सी बातें जानना, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। एक बताया था एटॉमिक नंबर, बताया था ना, एटॉमिक नंबर को हिंदी में कहा जाता है परमाणु क्रमांक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसका सिंबल होता है Z, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की संख्या को ही हम किसी भी परमाणु की परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और अगर ये एटम न्यूट्रल है, उदासीन है, तो इट इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात भी बताई थी कि अगर उदासीन है, चार्ज नहीं है, जैसे सोडियम लिखा हुआ उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आपको चार्ज दे दिया, मैम चार्ज दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो सुनो, जो चार्ज होता है पॉजिटिव, जो जितना चार्ज है उसको, जैसे पॉजिटिव है तो चलो ये अभी पढ़ोगे तो बहुत, रुको मैं आपके लेवल से लेके चलती हूँ, छोड़ो इन चीजों को, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब ये एटम उदासीन होगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज होगा तो आगे बताएंगे कैसे। ये हो गया पहला। दूसरा आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या इसी को बोलते हैं हम मास नंबर। एटॉमिक मास या इसी को परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार बोलो, या परमाणु द्रव्यमान बोलो, या द्रव्यमान संख्या बोलो, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, और ए इज इक्वल टू सम ऑफ n प्लस p। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के जोड़ को हम एटॉमिक मास या मास नंबर बोलते हैं। इतनी बात आपको याद आ गई, तो अब सुनो व्हाट इज आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है वो सुन लीजिए। आइसोटोप को हिंदी में समस्थानिक कहा जाता है। आइसोटोप कहा जाता है जब सेम हो एटॉमिक नंबर, जब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या क्या हो, सेम, एक जैसा, परमाणु संख्या एक जैसा हो, लेकिन एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग।
एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, तो उसे क्या कहा जाता है, आप कहते हैं उसे एटॉमिक। परमाणु भार जब अलग होता है, परमाणु संख्या जब सेम होती है, तो उसे आइसोटॉप, उसे समस्थानिक कहा जाता है। उसे आइसोटॉप, उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये सारी बातें आप थ्योरी में पढ़ चुके होंगे, मैं पूरा थ्योरी एक साथ करवाने के लिए नहीं आई हूं यहां पर, ठीक है बेटा। मैं ये पूरा थ्योरी करवाने, 2 6 10 14 ये कहां से आया, क्या कहना चाह रहे हैं विकास, मैं समझ नहीं पा रही हूं कहां से आया, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन उसका एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसे कहते हैं हम आइसोटॉप, उसे समस्थानिक कहते हैं। या बच्चा एग्जाम में पहला डेफिनेशन तो ये लिखा हुआ आएगा, ये आ गया तो बहुत ही आसान लैंग्वेज दे दी, लेकिन इतना आसान लैंग्वेज ना दे तब सुनना बेटा दूसरा क्या बोलेगा। सेम क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, Z, तो Z तो क्या है, सेम है, और डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का सिंबल क्या है, A जिनका डिफरेंट हो, A जिनका अलग अलग हो, Z जिनका सेम हो, उन्हें कहा जाता है आइसोटॉप। दूसरा डेफिनेशन। तीसरा डेफिनेशन क्या है, तो जरा सुनिएगा, तीसरा डेफिनेशन जो रेलवे ने दिया है 2 एग्जाम में, 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें दो शिफ्ट में दे रखा है। क्या, देखो बेटा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ध्यान से देखिए। एटॉमिक नंबर जिनका सेम हो, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, डिफरेंट क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो बेटा प्रोटॉन यहां है, प्रोटॉन यहां है, तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा ना आइसोटॉप में, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है वही तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, तो प्रोटॉन तो जुड़ता है एटॉमिक मास के साथ भी, तो प्रोटॉन की संख्या तो सेम रहती है, ये रहा प्रोटॉन, ये रहा प्रोटॉन, अलग क्या होंगे, न्यूट्रॉन। तो आप बता दोगे ऐसा कोई एलिमेंट जिसके प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो, सेम, लेकिन उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट, न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो, डिफरेंट, तो उसे क्या कहा जाता है, आइसोटॉप, उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये आज की क्लास में भी क्वेश्चन आएगा आगे, इसलिए मैंने इसका कांसेप्ट आपको पहले ही पढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल, आप जानते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। देखो बेटा इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ये देखो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 1 1 1, एटॉमिक मास तीनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, तो ये क्या है, ये आइसोटॉप है। किसके आइसोटॉप है, H के, H बोले तो हाइड्रोजन। अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1H1 को नाम दिया जाता है प्रोटियम, हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को नाम दिया जाता है प्रोटियम, प्रोटियम, और दूसरे को कहा जाता है ड्यूटीरियम, ड्यूटीरियम सेम नाम हिंदी में है। तीसरे को कहा 1H3 को कहा जाता है ट्रीटियम, ट्रीटियम, ठीक है, ट्राइटेरियम मत कर देना, ट्रीटियम। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हो गए, 3, कौन कौन सा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटेरियम। अब आप बताओगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम। अब आप मुझे बताओ कि प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, आप तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताओ, इसमें प्रोटॉन कितने हैं और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, आप बताओगे मुझे। ड्यूटेरियम में प्रोटॉन कितने हैं एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, इसे देखकर तुरंत बता सकते हो। ट्रीटियम में प्रोटॉन कितने हैं एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, क्योंकि रेलवे अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है। चलो फटाक से आंसर करो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, मैं नहीं पूछ रही हूं, ये आपका एग्जामिनर पूछता है ऐसे क्वेश्चन, फिर कहते हैं मैम न्यूमेरिकल आ गए, ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो जल्दी बताओ, प्रोटियम में प्रोटॉन की संख्या, अरे उल्लुओं प्रोटॉन तो सब में 1 1 होगा, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है ना, एटॉमिक नंबर सेम है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है, एक जैसी रहती है, अलग क्या है, न्यूट्रॉन। अब देखो प्रोटियम को मैंने कैसे लिखा, 1H1, उसका एक ही एटॉमिक नंबर है, एक ही एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक नंबर तो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसका मतलब मैम इसमें एक में कितना जोड़ूं कि एक ही रह जाए, 0, इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है। प्रोटियम में होता ही नहीं है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2 है, इसे 2 लिखा हुआ इस तरीके से, तो 2, एक तो प्रोटॉन हो गया, एक तो प्रोटॉन हो गया, तो एक में कितना जोड़ूं कि 2 आ जाए, 1, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना हो गया, 1। ट्रीटियम को 1H3 लिखते हैं, ठीक है, तो एक में कितना जोड़ूं कि 3 आ जाए, तो 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 2। तो हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को प्रोटियम कहते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, ड्यूटेरियम में 1 होता है, ट्रीटियम में 2 होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं रेलवे ने। प्रोटॉन की संख्या सेम, आप ध्यान से देख लो, सब में प्रोटॉन 1 1 है, जबकि न्यूट्रॉन 0 1 2, तो न्यूट्रॉन जब अलग होते हैं, प्रोटॉन जब सेम होते हैं, उसी को समस्थानिक कहा जाता है। बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी, सोडियम 24, कोबाल्ट 60, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, ये सारे समस्थानिक यूज भी होते हैं, इनके यूजेस से भी क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, वो आगे की बात है। फिलहाल इतना रिवीजन कर लिया, इतना समझ में आई थोड़ी सी बातें पुरानी, अब इसके थोड़े से क्वेश्चन कर ले ताकि आप लोग बता दो, कुछ इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलग आएंगे। आज मैंने सिर्फ आइसोटॉप के क्वेश्चन डाले हैं, अगली क्लास में आइसो बार के लेके आऊंगी तब आपको आइसो बार के बारे में बताऊंगी, आइसो न्यूट्रॉन के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी सिर्फ जितना पढ़ाया उतने की ही प्रैक्टिस करवाऊंगी। चलो आओ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें कुछ समझाने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इनका कॉन्सेप्ट आपको पहले समझाया नहीं, बिकॉज ये है बेटा आपके 1 लाइनर फैक्चुअल नोट्स वाले क्वेश्चन है, ये इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। देखो क्या क्वेश्चन है,
द प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन बाय, प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना हैवी होता है। पेटीएम पर यहाँ पर किसके मास के केस में पूछा है, द्रव्यमान के केस में रुपए पूछा है कि प्राप्त हुए। इलेक्ट्रॉन के मास से कितना, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कितना अधिक भारी होता है। भार का जब बात करेगा तो एटॉमिक मास या द्रव्यमान। एक बात याद रखना, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार सेम होता है, फिजिक्स में अलग हो सकते हैं, मुझे फिजिक्स का नहीं पता, केमिस्ट्री में द्रव्यमान और भार दोनों सेम ही होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो प्रोटॉन का कितने टाइम ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो आप बताओगे 1837 टाइम्स, 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। किसका ज्यादा है बेटा, तो बताओगे प्रोटॉन का। किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का। अब फटाक से कमेंट में करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है। प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास फटाक से मुझे कमेंट करके बता दो कितना होता है। ये तो बेसिक है, ये तो पढ़ा है, 5वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर -31 किलोग्राम। मैंने किलोग्राम में लिखा है, ठीक है बेटा। और जब बात करते हैं आपकी किसकी, प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन का कितना होता है 1.672। आप 1.67 तक लिख लो। 1.67 इंटू 10 का पावर कितना होगा, सारे बच्चे सही बता रहे हैं, -27। -27 अब देख लो, -27 ज्यादा होता है या -31 ज्यादा होता है। अपने आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन ने किसका कम किसका ज्यादा पूछा। तो याद रखिएगा, प्रोटॉन का जो एटॉमिक मास है वो इलेक्ट्रॉन से 1837 बार ज्यादा होता है, 1837 बार ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर 1837 है, ठीक है। अब जब मैं इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की बात करी, दोनों का मैंने मास लिख दिया। न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन रहता है ऑर्बिट में, कक्ष में या कक्षाओं में, प्रोटॉन रहता है नाभिक में, न्यूक्लियस में। ये बात भी आपने जान ली। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज्ड एटम। अब ध्यान से सुनना, चार्ज्ड एटम, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेशित परमाणु के बारे में सच है, ठीक है। चार्ज का उसके ऊपर चार्ज है, क्या कहना चाह रहा है, कौन सा एक चार्ज, मतलब एक आपको बताया है किसके बारे में, एक एटम बताया है, लेकिन ये एटम चार्ज्ड है। अब ये नहीं बोला है कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको ढूंढना है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, लैंग्वेज टफ है लेकिन आसान है क्वेश्चन का आंसर। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, क्या ये सही है क्या। नेक्स्ट है, कैटायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अगला है, कैटायन हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन एंड एनायन हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन। अब बताओ कौन सा सही होगा। बेटा याद रखना, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो डोनेट करने के बाद वो अपने ऊपर कौन सा चार्ज एक्सेप्ट करता है, पॉजिटिव, धनात्मक आवेश, और इन्हें ही बोलते हैं कैटायन, इन्हें ही बोलते हैं धनायन। हिंदी में धनायन लिख लो आप, ठीक है। जब कोई एक एलिमेंट, कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद अपने ऊपर पॉजिटिव आयन ले लेता है, तो वो कैटायन कहलाता है। और इसके द्वारा डोनेट किया हुआ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर ले, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर ले ले, एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला होता है नेगेटिव, और उसे एनायन कहा जाता है, उसे ऋणायन कहा जाता है। इसने ऋण ले लिया बेटा, इलेक्ट्रॉन को लेके इसने ऋण ले लिया, इसने दे दिया तो ये पॉजिटिव है, इसने ले लिया तो ये नेगेटिव है। इसके पास ज्यादा था, इसके पास कमी थी। अब आप देख लो, कह रहा है कैटायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। नहीं, कैटायन तो पॉजिटिव होता है, गलत। कैटायन हैज गेन्ड एन इलेक्ट्रॉन, नहीं, कैटायन ने तो इलेक्ट्रॉन दिया है, कैटायंस आर ऑलवेज डोनर, तो ये भी गलत हो गया। एनायन हैज लॉस्ट एन इलेक्ट्रॉन, अरे भैया एनायन तो लेता है, लॉस्ट नहीं, लेता है, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। बिल्कुल सही बात है कि एनायन इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकर अपने ऊपर एनायन ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर लेता है, तो यही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा नहीं है इनमें से कौन सा एक परमाणु का मौलिक कण नहीं है। परमाणु के मौलिक कण हम किस किस को मानते हैं, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को। ये तीनों माने जाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। एटम के ये मौलिक कण माने जाते हैं। जबकि अल्फा पार्टिकल क्या है, तो बेटा अल्फा पार्टिकल कहां से निकलते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये निकलते हैं। रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं। और जब अल्फा की खोज के बारे में बात करें तो अल्फा की खोज हुई थी बेटा रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, किसने परफॉर्म किया था, आपके रदरफोर्ड जी ने। तो क्या किया था, गोल्ड का एक फॉइल रखा था, यहां से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई, तो एक अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया था। तो यहीं से लोगों को पता लगा था, क्या बताओगे, हाँ ठीक है, यहीं से पता लगा था बेटा, जो आपको एम के सोगरा, वो अंकुर सर ने बताया होगा, केमिकली टर्म यूज किया होगा सर ने, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से नाभिक की भी खोज हुई जो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था, और यहीं से अल्फा पार्टिकल के बारे में पता लगा था। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल के ऊपर कैसा आवेश होता है, धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। कब निकलती है, किसी भी रेडियो सक्रिय तत्व से निकलती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगर मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना माना जाता है, कोई बताएगा, हाँ जी कोई बताएगा इस चीज को।
नहीं बताएगा तो आगे आ जाएगा। यहां आपसे पूछा कौन सा एक सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो आप बताओगे कि यहां से अल्फा पार्टिकल नहीं है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम एनायन। बताइए कि क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब मुझे लगता है आज की क्लास का सबसे टफ क्वेश्चन यही है, लेकिन अगर किसी को समझ में आ गया तो तुरंत आंसर कर देगा। हाँ, अल्फा पार्टिकल को हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस माना जाता है, आगे बताएंगे, बात करेंगे। पहले चौथे क्वेश्चन को पढ़ो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन, एक बार फिर से सुन लेना, मैं क्वेश्चन को बार-बार इसलिए बोल रही हूं, सबसे टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर दोगे तो मेरी नजर में आप बहुत अच्छे एक स्टूडेंट हो। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए नेगेटिवली चार्ज्ड एटम, जब कोई एक एटम है वो नेगेटिव चार्ज है, वो नकारात्मक चार्ज वाला है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? ऑप्शन पढ़ लो। प्रोटॉन मोर देन द एटॉमिक नंबर होता है, लेस देन द एटॉमिक नंबर होता है, मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ये बात किसी ने बताई तो इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया तो उसका नाम मैं लेना चाहूंगी। चलो मैं बताती हूं इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। बेटा जब मैं बात करती हूं किसकी, आपसे बोला है नेगेटिवली चार्ज्ड। पहले सुनो, आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या होती है, ये बात जानते हैं। और जब यह एटम उदासीन है तब तो ऑल्सो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तब तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। लेकिन जब चार्ज लगा है, आपसे पूछा चार्ज, आवेश, और कौन सा? नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव चार्ज लगा हुआ होता है ना, तो बेटा आप नेगेटिव कितना, एक नेगेटिव है तो आप बता दोगे एक प्लस करना पड़ता है। कैसे? आप मेरा एग्जांपल सुनना। क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका मतलब क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17 है। अब अगर आप मुझसे क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन निकलवाओगे तो मैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है, तो माइनस है तो 1 + 1 हो जाएगा, तो 17 + 1 1 18, तो ये क्या निकल गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते हो, जितना चार्ज दिया है उतना ही प्रोटॉन की संख्या में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो प्लस कर दो, प्लस है तो नेगेटिव कर दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। नहीं समझ में आया? अगर चार्ज आपको मान लो दे दिया प्लस प्लस, तो नीचे लाके इसे क्या कर दोगे? -2, किसमें से? प्रोटॉन की संख्या में से। अगर चार्ज है माइनस माइनस, नीचे लाके प्लस कर दोगे, किसमें? प्रोटॉन की संख्या में। किसकी संख्या निकल जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब ये बताओ, ये नेगेटिव चार्ज था, इसमें प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन 18 है, तो प्रोटॉन की संख्या कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा। अब आपका स्टेटमेंट आप ढूंढ लो कौन सा। मोर देन द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब एटॉमिक नंबर से तो ज्यादा प्रोटॉन हो ही नहीं सकते, इक्वल टू होते हैं बेटा वो तो, लेस देन भी नहीं हो सकते। मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, वो कुछ बच्चे सी कर रहे थे, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन, बिल्कुल सही बात है कि प्रोटॉन का नंबर जो है वो एक नेगेटिव चार्ज वाले एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होता है। तो ये तो ऑप्शन ज्यादा वाला हो गया ना, तो प्रोटॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन का नंबर पूछा है, तो प्रोटॉन लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल सही है। बिल्कुल नेगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव होगा, तो सी कैसे हो जाएगा? हाँ जी, सी कैसे हो जाएगा? सी कैसे हो जाएगा बेटा? एक ने सी लिखा तो सब सी लिखने लग गए। कैसे लिखने लग गए? सी में क्या लिखा हुआ है कि प्रोटॉन इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है, तब आप क्या लिखोगे? लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी होगा। सब सी करने लगे, इसलिए मैं कहती हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2018 में। अब आप कहोगे मैम लेवल देखो क्वेश्चन का, आता है ऐसा लेवल? पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो डी होगा। जब नेगेटिव चार्ज होता है तब हमेशा इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन से। अपने खोपड़ी में एक बात बैठा लो कि जब नेगेटिव चार्ज है किसी भी एटम के ऊपर, तो प्रोटॉन की संख्या हमेशा कम होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी। समझ में आई मेरी बात? तो इसका आंसर डी होगा। क्लोरीन का एग्जांपल दिया मैंने। अरे बाप रे, क्या हो गया मुझे आज? सॉरी। बेटा चार्ज नेगेटिव है तो 1 प्लस कर दो, बहुत इजी था, लेकिन जिसने पढ़ रखा है उसके लिए इजी है, जिसने नहीं पढ़ा उसको थोड़ा सा टफ होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस आर। एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या घटक है? नाभिक के घटक कौन से होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन था मैम, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, मतलब उसका भार रहता है, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सम को तो हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को तो हटा दो बेटा, क्या सही हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा P + N, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये हो गया सी आंसर सही इसका। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, जो एटम का न्यूक्लियस है उसकी खोज किसने की थी? हां, आपने कांसेप्ट उल्टा लगा दिया, अमित नहीं लगाना है। जब चार्ज नेगेटिव होता है तो वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में, जब काउंट करते हो तो जब पॉजिटिव होता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, किसमें? प्रोटॉन की संख्या में। चलो बताओ जरा न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? आगे बताएंगे आपको, बड़े वाले से छोटे वाले वैल्यू बता दो, न्यूट्रॉन निकल जाता है। अभी नहीं, अभी सुनो, आपसे पूछा है कि जो एटम का न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, उसकी खोज किसने की? थोड़ी देर पहले पढ़ा है, रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की, और किससे? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से की थी, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में की थी, ठीक है? डाल्टन ने क्या किया था? हाँ जी, डाल्टन ने क्या, जॉन डाल्टन एटम की खोज की थी। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? लिख लीजिएगा। हाँ, सीजीएल से तो बहुत ऊपर क्वेश्चन आते हैं ग्रुप डी में, सीजीएल के एग्जाम से कहीं ऊपर आते हैं बेटा, आप बताएंगे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन। परमाणु सिद्धांत या परमाणु थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? डाल्टन के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, तो आइंस्टीन जी ने क्या किया था? मास और एनर्जी का रिलेशन दिया था, पढ़ा होगा ना? आइंस्टीन जी ने क्या किया था? मास और एनर्जी का रिलेशन दिया था, मास एंड एनर्जी, द्रव्यमान और ऊर्जा का रिलेशन बताया था। अब क्या रिलेशन है वो तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। और जब बात करते हैं थॉमसन की स्पेलिंग गलत होगी, पी नहीं आता। जैसे थॉमसन ने क्या किया था? ईंट पर नाच, याद किया था ना? ई से इलेक्ट्रॉन, टे से थॉमसन, तो इन्होंने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो लिख दीजिए चारों अपने नोटबुक में। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और रदरफोर्ड ने ही बताया था कि जो किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके सेंटर में होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, उसके नाभिक में होता है। डाल्टन ने एटम की खोज या एटॉमिक थ्योरी दिया था, आइंस्टीन ने मास एंड एनर्जी का रिलेशन दिया था, और थॉमसन जी ने क्या किया था?
थॉमसन जी ने किया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। हाँ जी, मास और एनर्जी का रिलेशन कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते होंगे, पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो ये किसने बताया था? आइंस्टीन जी ने बताया था। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम हैज। अच्छा क्वेश्चन है, हीलियम का न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? हीलियम 2 नंबर पे आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब आप बता दो यार, आसान क्वेश्चन है। जब एटॉमिक नंबर 2 है इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने हैं? 2। एटॉमिक नंबर 2 है तो उसका नंबर प्रोटॉन भी कितने हैं? 2। हीलियम का एटॉमिक मास 4 होता है, इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। और इसका मतलब अब बताओ न्यूट्रॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन कहां रहता है? न्यूक्लियस में। तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ये तो किसी का भी पूछ ले बता दोगे। अगर मैंने आपसे पूछा ऑक्सीजन का, तो जरा बताना ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बता दो फटाक से। चलो फटाक बताओ। हाँ, ऐसे किसी का भी पूछ सकता है, किसी का भी देखे रैंडमली, क्लोरीन का, आयरन का, किसी का भी पूछ ले। इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। हाँ जी, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। इसका मतलब 8 ही क्या इसमें प्रोटॉन, और बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। इसका मतलब 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन जुड़े तभी उसका एटॉमिक मास 16 आया, 16 AMU आया। ठीक है, तो ये किसी का भी देखे पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं, बता दोगे। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं किसमें? हीलियम में। हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब अगर चार्ज नहीं है हीलियम पे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। लेकिन अगर चार्ज हो गया तो मैंने बोल दिया इस तरीके से, मैंने कहा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। अब कौन बच्चा बताएगा? चलो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ फटाक से निकाल के। हाँ, ओनली 2 न्यूट्रॉन। वंदना क्या हो गया? प्रोटॉन भी तो 2 होते हैं, 4 एटॉमिक मास है। तो चलो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? आप कैसे बताओगे इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या? भाई साहब हीलियम लिखा हुआ है तो हीलियम में प्रोटॉन कितने होते हैं? 2। अब पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 2 - 1 1। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1। जो चार्ज ऊपर है उसको 3 कैसे हो जाएगा? अजय राउत, कैसे 3 हो जाएगा? नहीं, पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाता है। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ होता ना, ऐसे, तब आप इसको यहां पर 2 + 1 करके 3 आंसर बताते। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ए नेगेटिव चार्ज? इनमें से किसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है? आप बता दो। हाँ जी, इनमें से किसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है? एक्सरे, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। गामा रेज तो न्यूट्रल होती है, ये तो मैंने भी पढ़ रखा है 10वीं क्लास में। हां, उदासीन होती है, उनके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। बीटा पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो इसका मतलब बीटा पर भी कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल कौन सा होगा? बीटा पार्टिकल। एक कह रहा है कोई बच्चा, ए कैसे हो जाएगा? ए तो होती है एक्सरेज। ठीक है, अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव। इसे तो हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। जैसे हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक वैसे अल्फा पार्टिकल पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों पार्टिकल्स कब निकलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलते हैं। ठीक है, एक रेडियो एक्टिव तत्व से निकलते हैं। एक्सरे की खोज किसने की? मुझे कौन बच्चा बताएगा? एक्सरे की खोज पूछा जाता है रेलवे में। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरेज नेगेटिव होती है। किस मास्टर ने पढ़ाया आपको? किस मास्टर ने पढ़ाया कि एक्सरेज नेगेटिव होती है? उन मास्टर से पढ़ना छोड़ दो। हाँ जी, किसने खोज की थी एक्सरेज की? रोंटजन ने। बिल्कुल सही कहा, एक्सरेज की खोज की थी विलियम सी रोंटजन ने। ठीक है, तो लिख देना रोंटजन ने खोज की थी किसकी? एक्सरेज की। आओ अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट द एटम ऑफ व्हिच कंटेन्स 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन? कह रहा है कि 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका मास नंबर पूछा है। अरे भैया मास नंबर क्या होता है? सम ऑफ n + p। n कितना है? 2। p कितना है? 2। तो 2 कितना हो जाएगा? 2 + 2 4। इसका मतलब इसका मास नंबर कितना होगा? 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ ले तो भी नहीं अटकना है, तो भी नहीं अटकना है ना? आसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे सब सही आंसर दे रहे हैं। द एटम इन व्हिच द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट आर नोन एज। अब काम आया अपना कांसेप्ट। एक ऐसा है परमाणु जिसमें परमाणु संख्या तो बराबर है, लेकिन उसमें परमाणु द्रव्यमान अलग है। बोले तो प्रोटॉन इक्वल है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो उसे क्या कहते हैं? अभी तो पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले। अब ये किसी ने गलत बताया तो चांटा मारूंगी मैं। इस बार गलत बताया तो चांटा मार दूंगी मैं। सुनो, इसका आंसर अभी भी एक सी बोल रहा है, तो भाई पढ़ लिख ले तू। रौनक जैन, बेटा पढ़ लिख लो। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या सेम है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, तो उसे आइसोटोप, उसे समस्थानिक कहा जाता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। इसमें तीनों में प्रोटॉन तो सब में 1 1 1 होता है, न्यूट्रॉन 0 1 2। अब भी अगर नहीं समझ में आया तो भाई मैं नहीं समझा सकती। ये सब पढ़ाऊंगी आगे। आइसो बाद क्या होता है, आइसोमर्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होते हैं, वो आगे आएगा, सब आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल ये याद करो आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन 6d ऑर्बिट इज कंप्लीट द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। अब ये अच्छा कह रहे हैं चांटा मारो। डिजिटल चांटा भी पता है बेटा, डिजिटल चांटा भी पता है, बस दर्द नहीं होता, इंसल्ट होती है, याद रखना। दर्द नहीं होता, इंसल्ट पूरी होती है। जब 6d का कक्षीय पूर्ण हो जाता है, 6d, d में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकता है? बता चुकी हूं 10, है ना? तो 6d 10 कंप्लीट हो गया तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? अब ये थोड़ा सा कॉमर्स वालों को, आर्ट्स वालों को प्रॉब्लम होगी। जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनाया कभी, जिसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाया, उसको प्रॉब्लम होने वाली है। बेटा 6d के बाद क्या आता है? तो एक आपको मैं बता दूं कि अच्छा मैं वो इमेज लगाना भूल गई क्या? एक फोटो भी तो लगवाया था मैंने, ये रहा। हां ये तो है, ये लो। आपसे क्या पूछा? 6d के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं? तो ये लो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं आपके सामने इमेज लगा के ले आई कि आपको थोड़ा सा कांसेप्ट समझा दिया जाएगा। इस तरीके से जहां-जहां एरो लिखा है उस तरीके से जाना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर जाता है आपका 2s में, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, फिर कहां जाएगा 3d, 4p, 5p, फिर कहां जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। हमसे क्या पूछा था? 6d पूछा था ना? हां, तभी तो हम दूर है। 6d पूछा था क्या? एक बार देख लेना। 6d तो आइए ये रहा 6d। 6d जब 10 हो जाता है तो उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन 7p में जाता है। और साफ-साफ लिखा हुआ है n = 1, n = 2 3 4। ये क्या है? ये क्या है? बता चुकी हूं, ये क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। ठीक है, बता दोगे ये बात कि जैसे ही 6d भर जाता है, d में 10 हो जाते हैं। पहले 5f आता है 14, फिर आता है d, फिर 7p आता है, फिर आता है 8s, 8p, 8d, 8f, ऐसे चलते हैं। लिख दोगे? अब इसके लिए आपका कांसेप्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपका आंसर आप बता दोगे क्या होगा इसमें? 7p हो जाएगा। चलो अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इनमें से सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? पेनिट्रेट करने की पावर इनमें से ज्यादा किसकी होती है? हां जी, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर इनमें से किसकी होती है? बताओ। अल्फा, बीटा, गामा गलत हो गया, कोई बात नहीं। वो जो मैंने फोटो लगाया ना उसको एक बार नजर घुमा लेना।
चलो, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? गामा रेज, यहां से लेकर यहां निकाल दूंगी, ठीक है, गामा रेज को। इसलिए तो गामा रेज कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसे पेनिट्रेट कर देता है। गामा रेज हमारे ऑर्गन्स को पेनिट्रेट कर देता है। अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है, अल्फा कणों की सबसे कम होती है भेदन क्षमता, वो तो सिर्फ एक गोल्ड के फॉइल को ही पेनिट्रेट कर पाती है ना, सॉरी गोल्ड का नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें हम रोटी वगैरह पैक करते हैं। गामा रेज की सबसे अधिक पेनिट्रेशन पावर होती है, इसकी सबसे ज्यादा भेदन क्षमता पूछे तो गामा रेज की, सबसे कम पूछे तो अल्फा रेज की होती है, अल्फा पार्टिकल की। जबकि आयोनाइजेशन पावर इसकी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। वो क्वेश्चन में डाल रखा है, आगे आएगा। फिलहाल भेदन क्षमता की बात कर लो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पीरियोडिक टेबल में 2 बार पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल में 2 बार पढ़ा था। मैम आप क्लास की भी साइंस पढ़ाती हो? कौन सी क्लास की बेटा? मेरी सिस्टर को पढ़ानी है। कौन सी क्लास की? बेटा मैं स्कूल की नहीं पढ़ाती हूं, अभी स्कूल की पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है बेटा अभी। चलो बता दिया, तो पढ़ा चुकी हूं, मैं नहीं बताऊंगी। पीरियड टेबल में 2 बार कराया था। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने कहा था सबसे अधिक विद्युत धनात्मक पूछे तो सीजियम होगा, ऋणात्मक पूछे तो फ्लोरीन होगा। अब आपसे क्या पूछा देख लो। अगला क्वेश्चन, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, आइसोटोप है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का मतलब 1H2, तो इसके अंदर हाइड्रो, इसके क्या है, इसके अंदर क्या है? तो बोल रहा है 2 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, क्या ये सही है? क्या दूसरा कह रहा है 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, क्या ये सही है? 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, क्या ये सही है? 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। अरे भाई निकाल लो, 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जब प्रोटॉन 1 है तो 1 में कितना जोड़ूंगी कि 2 आ जाएगा, तो भाई 1 में 1 जोड़ूंगी तभी तो 2 आएगा। तो यहां पर न्यूट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है, तो 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। किसमें? ड्यूटेरियम में। ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बता दोगे इसका बी कैसे बता रहे हो? 1 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, बी कैसे हो सकता है? आकांक्षा, आकांक्षा दिमाग कहां है? क्रिसमस मनाने गया क्या आपका दिमाग? प्रोटॉन तो सेम रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते, तो 2 कैसे हो सकते हैं? प्रोटॉन तो 1 होता है सब में। आकांक्षा तो बी नहीं, डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द आइसोटोप यूज्ड टू रिमूव द ब्रेन ट्यूमर एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ब्रेन ट्यूमर और ट्रीटमेंट के कैंसर के लिए कौन सा समस्थानिक, कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक काम में लिया जाता है? कुछ रेडियो एक्टिव समस्थानिक होते हैं, आज लिख डालो सबके काम क्या क्या पूछ ले तो, ठीक है। इसका आंसर होगा कोबाल्ट 60। CO60 का मतलब होता है कोबाल्ट 60। अगर कोबाल्ट 60 का पूछे यूज तो एक तो ब्रेन ट्यूमर के लिए भी, ठीक है, अगर ब्रेन में ट्यूमर बना है ना, दूसरा कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में, तब तो बेटा ये करना है। अब बताइए आयोडीन 131, आय 131 या आयोडीन 123, ये दोनों ही पूछ ले तो बताना थायराइड ग्रंथि की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। आयोडीन किस ग्रंथि के पास होता है? थायराइड। तो इस आइसोटोप से पता लगाया जाता है थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी। लिखो यहां पे, मेरा पेन नहीं चल रहा है अभी। अच्छा, इसमें थायराइड ग्रंथि की एक्टिविटी का पता लगाने के लिए, थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी का पता लगाने के। अब एक्टिविटी का मतलब क्या है? उसके पास कितना आयोडीन है, कितना हार्मोन बना रही है, कितना ज्यादा कितना कम बना रही है, उसके लिए आय 131 और आय 123 यूज में लिया जाता है, ठीक है बेटा। अगला लिखो, इसके बाद नेक्स्ट आइसोटोप लिखो आप ट्यूमर की पहचान करने के लिए। ट्यूमर की पहचान आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ट्यूमर की पहचान करने के लिए कि ट्यूमर है या नहीं है, कहां है, कितना बड़ा है। तो ट्यूमर की पहचान करने के लिए आर्सेनिक 74। ब्लड का क्लोटिंग करने के लिए, ब्लड क्लोटिंग का पता करने के लिए सोडियम 24, Na मतलब सोडियम, इसका ब्लड क्लोटिंग में काम आता है। तो अगर ब्लड क्लोटिंग का पता करने के लिए कहां ब्लड का क्लोट बना है या ब्लड क्लोटिंग का ट्रीटमेंट करने के लिए ये सोडियम 24 काम में लिया जाता है। ये सब नोट कर लेना, सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। उसके बाद है फास्फोरस 32, P32 फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। जब ब्लड में कैंसर हुआ है उसके ट्रीटमेंट के लिए, ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, के उपचार के लिए फास्फोरस 32, ठीक है। और कोबाल्ट 60 यही एग्जाम में घूमते हैं, बस मेन यही है, 5-6 यही है। सोडियम 24 कहां ब्लड का क्लोट बना है, रक्त का थक्का कहां बन गया, किस नस में बन गया, उसका पता लगाने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए। आर्सेनिक 74 कहां ट्यूमर बन गया भाई साहब, उसका पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 ब्रेन का ट्यूमर और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, कहीं का भी कैंसर, लेकिन ब्रेन में कैंसर नहीं होता, ब्रेन में ट्यूमर बनता है ओनली, ठीक है। आयोडीन 131, आयोडीन 123 थायराइड ग्रंथि के पास कितना आयोडीन है, कितना नहीं है, कितना कम है, कितना हार्मोन बना रही है, कितना नहीं बना रही है, उसकी एक्टिविटी का पता लगाने के लिए। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में, ल्यूकेमिया होता है ब्लड कैंसर। ये सारे नोट डाउन कर डालो, ठीक है। हाँ, T3 और T4 हार्मोन बनता है, बिल्कुल सही कहा आपने। बता दोगे थायराइड ग्रंथि से? बहुत सही। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। डी का मतलब कोबाल्ट 60। अगला क्वेश्चन, एन अल्फा पार्टिकल कंटेंस, अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? आपको मैं 3 बार बोल चुकी हूं आज क्लास स्टार्ट होते समय, 3 बार बोल चुकी हूं कि अल्फा पार्टिकल हीलियम बेस्ड न्यूक्लियस होता है, हीलियम बेस्ड नाभिक होता है अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। अब देख लो भैया, अब तो बता दो इसका आंसर क्या होगा। हाँ बता दोगे क्या आंसर होना चाहिए? हीलियम में क्या लिखा है? जो हीलियम का होगा अल्फा पार्टिकल का होगा, जो न्यूट्रॉन का होगा बीटा पार्टिकल का होगा। तो क्या बोला है? 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट। जहां पर भी आंसर है देखो लिख लीजिए, 4 तो एटॉमिक मास है और 2 एटॉमिक नंबर है। तो आपसे बोला 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट। अरे गलत है, 4 थोड़ी होता है। 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट, तो 2 थोड़ी है मास यूनिट, 4 है बेटा। अगला है 4 पॉजिटिव चार्ज थोड़ी होता है, तो इसका आंसर बी होगा। कुछ सी बता रहे, सी में बेटा ध्यान से सुनो। 2 पॉजिटिव चार्ज तो ठीक है, लेकिन कह रहा है 2 मास यूनिट, मास यूनिट तो कितनी है? 4 है, ठीक है। तो जब कभी भी अल्फा पार्टिकल की बात होगी तुरंत आपके दिमाग में हीलियम आना चाहिए। हीलियम का जो है वही अल्फा पार्टिकल का है, ठीक है। तो जब कभी भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 2 तो उसका एटॉमिक नंबर ले जाता है और 4 उसका एटॉमिक मास ले जाता है अपने साथ से। ये भी आएंगे आगे रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में, बताऊंगी आपको कि जब कभी भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया तो सब्सटेंस का 2 एटॉमिक नंबर घट जाता है, 4 एटॉमिक मास घट जाता है। ये आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको, ठीक है। बता दोगे इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ठीक है। एक का कहना है मैं आपने क्रिसमस नहीं मनाया क्या? देखो बेटा आज मेरा पूरा इंस्टीट्यूट क्रिसमस डे मनाने गया है, स्टाफ से लेकर सब लोग। टीचर्स भी आज सब छुट्टी पे हैं, देख रहे होंगे आप किसी ने भी क्लास नहीं ली, लेकिन मैंने कमिटमेंट कर रखा है आप लोगों से कि मुझे आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से खत्म करना है। बस इसीलिए आप लोगों की वजह से मैं कहीं नहीं गई। हालांकि मैं क्रिसमस मनाती भी नहीं हूं, मुझे याद भी नहीं मैंने कभी क्रिसमस मनाया है, लेकिन थोड़ा बहुत घूमने तो जा सकती थी मैं सारे स्टाफ के साथ, लेकिन मैं आप लोगों की वजह से नहीं गई कि आपकी क्लास कैंसिल हो जाएगी। मैं आपकी क्लास किसी भी कॉस्ट पे कैंसिल नहीं करना चाहती जब तक बहुत अर्जेंट ना हो। अगर मैंने किसी दिन क्लास कैंसिल की तो उसका रीजन ये है कि मैं बहुत कहीं ना कहीं मैं फंसी पड़ी हूं, तो ही मैं क्लास नहीं लेने आ पाई हूं, ठीक है। बायो में हो रही है, बायो पढ़ाऊंगी ना, क्यों बायो में लेट नहीं होगी बेटा, बायो भी स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा ना जनवरी के फर्स्ट वीक में बायो केमिस्ट्री दोनों स्टार्ट करने वाली हूं, एक साथ स्टार्ट करने वाली हूं। तो इसलिए बस आप लोगों के लिए नहीं गई। पारुल मैम का क्लास कब होगा? पारुल मैम थोड़ा सा बिहार गई है कुछ काम से, मंडे से उनकी क्लासेस हो जाएंगी, है ना, लगातार चलेगी फिर उनकी। बस तो इसलिए मैं आप लोगों की क्लास कैंसिल आऊं तो मैं कहीं नहीं गई हूं, बस आप लोग भी बढ़िया अपना पढ़ाई करो। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या कहा जाता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? वैलेंस, या हिंदी में क्या बोलेंगे उसे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है उसे। किसी भी एलिमेंट की आप बताओगे
जो आउटर शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंसी तो बेटा कंबाइन करने की पावर होती है ना। चलो कोई बात नहीं, मैम आप न्यू ईयर को चले जाना। हाँ, नई साल पे मैं घर जाऊंगी, नई साल पे मैं हर साल छुट्टी लेती हूँ 2 या 3 दिन की, वो मेरी फिक्स है छुट्टी, वो लेनी है। चलो हो गया, तब तक मैं कोशिश कर रही हूँ हर दिन पढ़ाने की। चलो हो गया, चलो अगले क्वेश्चन पे चले या फिर मेरा टाइम हो गया क्लास का। चलो एक क्वेश्चन और बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा भी बहुत लेवल का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, मैग्नीशियम 2+ में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन में से किसमें है? अब इस क्वेश्चन का आंसर अगेन जो करेगा वो एकदम होशियार बच्चा है इस क्लास का, वो होशियार बच्चा है। और वो होशियार बच्चा कौन है मैं जानना चाहती हूँ, बताओ कौन है वो होशियार बच्चा? अरे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। इसका मतलब +2 चार्ज। सुनना, जब मैग्नीशियम पे +2 लग गया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 12। अब +2 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा? -2। तो 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 जो आपसे पूछा है। अब इनमें से निकालो इलेक्ट्रॉन 10 किसमें निकलेंगे? भाई ये तो बहुत बार की बात है, इन पे तो जाना ही नहीं है, इन पे तो जाना ही नहीं है। सोडियम प्लस, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, आपको प्लस दिया है सोडियम के ऊपर, तो मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी बेटा? 11 होगी। अब आपके ऊपर प्लस लगा दिया सोडियम पे, तो ये प्लस नीचे आकर क्या हो जाएगा? माइनस। तो 11 - 10 कितना हो गया? सॉरी 11 - 1 10 नहीं, 11 - 1 10। तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इसमें इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। आइसोटॉप पढ़ाया आज कि जब एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो उसे आइसोटॉप समस्थानिक कहा जाता है। ठीक है, अब बताओगे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जब इलेक्ट्रॉन की संख्या दो अलग-अलग एटम में बराबर हो, जैसे इसमें किसका? मैग्नीशियम 2+ में और सोडियम प्लस में होती है। अब किसी का भी दे दे आप निकाल दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। हाँ जी, किसी का भी दे दे कोई निकाल दोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जैसे निकालना आना चाहिए, बस ये पता लगना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे आके प्रोटॉन की संख्या में नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्रोटॉन की संख्या में पॉजिटिव हो जाएगा, आप निकाल दोगे। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप निकाल दोगे। अरे कितनी बार बताऊं, राहुल की बायो की क्लास जनवरी के फर्स्ट वीक में